सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो या विश्व की कोई अन्य सभ्यता, उसको समझने से पूर्व ये समझ लो कि सभ्यताएं हैं क्या जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। सभ्यताएं ऐसे समझो जैसे अमेरिका इस समय अपनी दादागिरी में है, रसिया एंटी दादागिरी में उत्तर देने के लिए तैयार बैठा है। एक और है जैसे उत्तरी कोरिया, वो भी तैयार बैठा है युद्ध और मैं भी हाथ सेकूं। और ऐसे ही जो मध्य ईस्ट के देश हैं वो अपने जिहाद की दादागिरी में। जिस दिन वर्ल्ड वॉर थर्ड हुआ, विश्व तृतीय हुआ, विनाश भयंकर होगा और एटॉमिक बम चलेंगे। एटॉमिक बम चलेंगे तो देश के देश जो है समा जाएंगे जमीन में, और जब वो जमीन में समा जाएंगे और उन देशों को हजारों वर्ष बाद जो लोग बचेंगे उनके बच्चे वहां पर जाएं और देखें कि इस जमीन में क्या है, या वो किसी भी कारण बस उसकी खुदाई करें, तो जो इस समय देश हैं उनके अवशेष मिलेंगे, और अवशेष मिलेंगे उसके आधार पर वो जान पाएंगे कि यहां पर अमेरिका के लोग ऐसे रहा करते थे, रसिया के ऐसे रहा करते थे, कि यहाँ इराक का ईरान के ऐसे रहा करते थे। क्योंकि विनाश इतना भयंकर होगा कि बचेगा कुछ नहीं, जमीन में से केवल अवशेष मिलेंगे। इसी तरीका से अब बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की। आप समझ गए होंगे कि जब विनाश होता है और मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, आंधी या तूफान हजारों वर्ष बाद मिट्टी पड़ जाती है, तो हम खोद के देखते हैं कि उसके नीचे क्या क्या मिला। इस प्रकार ऐसे पूर्व में लगभग 3000 ईसा पूर्व जो लोग रहते थे, हम उनके बारे में अनुमान लगा रहे हैं जो अवशेष हमें मिल रहे हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। उस समय अन्य सभ्यताएं भी थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक, ईरान, सीरिया के क्षेत्रों में थी। मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के आसपास हुई। तुम्हारी चीन की सभ्यता जो पीली नदी के आसपास हुई। ऐसे सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास हुई उसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास थी, इंडस रिवर। अब बात करते हैं कि देखो सिंधु घाटी की, अब जैसे हजारों वर्ष पूर्व यहां पर सभ्यता यानी लोग जो रहते थे वो किस तरीके से रहते थे, इसका तो हम अनुमान लगा रहे हैं वहां से जो सामान मिले हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि ऐसा क्या हुआ कि हम वहां जाके खुदाई चालू कर दी, क्योंकि आज तक हमने अपने घरों में खुदाई नहीं की। हो सकता है कि हमारे घर के नीचे हमारे जो पत्थर लगे हुए हैं, प्लास्टर जो हो रहा है, जो हमारा घर का जो आंगन है उसके नीचे कुछ माल गड़ा हो, पर हमने आज तक देखा नहीं। कोई ना कोई रीजन होता है जब हम देखते हैं। तो ये रीजन की पहली कड़ी चालू होती है, जैसे किसी किताब का पहला पन्ना चालू होता है तो आता है लेसन, पहला लेसन फर्स्ट। ऐसे सिंधु घाटी की जब खुदाई का प्रारंभ हुआ, उससे पूर्व जो आधार बना उसका पहला लेसन चालू हुआ, वो हुआ चार्ल्स मेसन से। बस लेसन का मेसन कर दो, एल की जगह एम कर दो, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन जो थे वो ब्रिटिश सैनिक थे और यात्री थे। उनको एक्चुअल में पुराने सिक्कों को इकट्ठे करने का शौक था, और सन 1826 से 1829 तक वो पंजाब के इलाकों में घूम रहे थे। तो सबसे पहली बार उन्होंने हड़प्पा के जो टीले थे, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हड़प्पा के टीले थे, उनको पहली बार किसने देखा? चार्ल्स मेसन ने। मैंने बताया ना, जैसे लेसन पहला हो, पहला लेसन किसी भी चीज का चालू करेंगे किताब का तो पहला क्या आएगा? लेसन। ऐसे ही इसमें आपको केवल मेसन कर देना है, कभी नहीं भूलोगे आप, भूल के दिखाओ कि चार्ल्स मेसन जो थे वो यात्री थे। उन्होंने पहली बार पंजाब में हड़प्पा के टीलों को देखा। उसका उन्होंने उल्लेख सबसे पहले अपनी बुक में मेंशन किया या उल्लेख किया। उस बुक का नाम था, क्या नाम था? नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। बुक का नाम था नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब।
अब जब उन्होंने इस बात को अपनी किताब में उल्लेख किया, मेंशन किया, तो लोगों की निगाहें या जिज्ञासा जो है नेक्स्ट बात बनी, वो बनी 1853 में। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे हड़प्पा के दौरा पर आए। अलेक्जेंडर जो थे ब्रिटिश सेना में इंजीनियर थे और पुरातत्वविद, जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही ASI आस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की 1861 में। कब? 1861 में। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम जब हड़प्पा के क्षेत्र में घूमने आए, दौरा करने आए, तो उनको एक चीज मिली, वो मिली मोहर। क्या? सील यानी मोहर। उन्होंने उस मोहर के आधार पर एक अनुमान लगाया, या अनुमान ये निकाला गया उस मोहर के आधार पर कि यहां पर ये जो मोहर मिली है ये लगभग 3000 के आसपास साल पुरानी है। अब उनकी भी निगाह जो थी वो इस बात पर गई कि यहां कोई ना कोई पुरानी सभ्यता है, क्योंकि अंग्रेज तो शुरू से ही लूटने के लिए आए, उन्हें कहीं गड़ा हुआ माल मिल जाए, वो तो इस चक्कर में रहते थे कि हिंदुस्तानी राजाओं का कहीं गड़ा हुआ माल मिले, सोना मिले, चांदी मिले, जिसे वो इंग्लैंड ले जा सके, मौज कर सके। लूटो और मौज करो, इस सिद्धांत पर वो अपना कार्य करते थे, और जहां वो देखते कि कहीं भी कैसे ही गड़ा हुआ माल, बिना कमाई मेहनत का माल मिल जाए। तो इसी क्रम में अगली बात आई 1850 से 1860 के बीच। 1850 और 1860 के दशक में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। दो इंजीनियरों के निर्देशन में। इंजीनियर का नाम था आपका जॉन ब्रेंटन एंड रॉबर्ट ब्रेंटन। क्या नाम था? जॉन ब्रेंटन एंड रॉबर्ट ब्रेंटन। ये इंजीनियर थे। जब लाइन बिछवा रहे थे तो उन्हें कुछ ईंटें मिली, और जब ईंटें मिली तो उन ईंटों को उन्होंने रेलवे लाइन को बिछाने में लगा दिया। फिर उसी क्रम में फिर दोबारा ईंटें मिली, और ईंटों की संख्या बढ़ती गई, और वो रेलवे लाइन बिछाने में लगाते गए, क्योंकि रेलवे लाइन बिछानी थी और उन्हें बिछाने के लिए ईंट मिल गई, तो उनके तो काम बन गए। लेकिन हाँ, इस बात से लोगों को पता चला कि ईंट भी मिली है, तो लोगों का ध्यान और हड़प्पा के पहाड़ों, कराची और लाहौर के बीच की जो रेलवे लाइन थी उसकी तरफ गया। अब आता है खुदाई क्रम। खुदाई आखिर कैसे चालू हुई? तो आपको बताऊं कि सिंधु कालीन सभ्यता की खुदाई का श्रेय जाता है सर जॉन मार्शल को। किसको? सर जॉन मार्शल। पहली खुदाई हुई थी 1921 में, और उस समय ASI भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे, हेड थे, वो थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली खुदाई प्रारंभ हुई 1921 में, और उस खुदाई किसके अंडरटेकिंग की गई या उसका नेतृत्व किसने किया? अगर अलग अलग खुदाई की बात हो तो अलग अलग नाम आएगा, और सिंधु कालीन सभ्यता की खुदाई हो तो सर जॉन मार्शल आएगा। सबसे पहले खुदाई जो हुई वो हुई 1921 में हड़प्पा की। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो इस बात को ऐसे याद रखेंगे कि हड़प्पा की सबसे पहले दया किसको आई? किसी भी काम करते हैं तो दया आती है। तो दयाराम साहनी को 1921 में हड़प्पा की खुदाई का कार्य प्रारंभ करने का मौका मिला, और उन्होंने खुदाई प्रारंभ की। इसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। 1922 में मोहनजोदड़ो की किसके नेतृत्व में? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था, जबकि हड़प्पा जिसकी खुदाई 1921 में हुई वो था रावी नदी के किनारे। हड़प्पा जिसकी सिंधु कालीन सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किसकी हुई? हड़प्पा की, जो किसके किनारे था? रावी नदी के। और 1922 में खुदाई हुई किसकी? मोहनजोदड़ो की, जो था सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर था या स्थल था वो था मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में हुई। कब? 1922 में। अब बात करते हैं पीरियड की कि ये सभ्यता लगभग कितनी पुरानी थी।
अवशेष तो इसके 7,500 ईसा पूर्व के पहले तक के मिले हैं, खुदाई जो मिली है हमें। लेकिन हम यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि ये जो थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई और उन्होंने इस सभ्यता को लगभग ये माना है 3275 से 2750 ईसा पूर्व तक, क्योंकि ये खुदाई जो हुई थी वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। अब आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई हुई वो किसके नेतृत्व में हुई, तो आप बताएंगे सन जॉन मार्शल। और आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई, तो दयाराम साहनी। ऐसे मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई, राखल दास बनर्जी 1922। एक पद्धति और है C14 कार्बन डेटिंग पद्धति, जो कि जो पदार्थ मिलते हैं उनके आधार पर उनका परीक्षण कर उसके पुराने होने का समय बताती है। उसके आधार पर भी, क्योंकि कई जगह पर जो स्थल मिले वहां खुदाई की तो वो 8,000 किसी में 7,500 पुराने अवशेष हमें बताए, तो उसके हिसाब से भी इतिहासकारों के हिसाब से भी विवाद तो है कि कितनी पुरानी ये सभ्यता थी। देखो सिंधु नदी के किनारे पे इस सभ्यता के अवशेष मिले तो इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी पर भी इसके अवशेष मिले, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी, कितने में, 1921 में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में, तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कांसे का यूज ज्यादा हुआ करता था, जो कि टीन और तांबे से मिलकर बनता है। इससे टीन और तांबा। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के विकास या इस सभ्यता के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, तो इस सभ्यता के निर्माण का श्रेय जाता है द्रविड़ या मध्य सागरीय लोगों को। देखो हम अब सिंधुकालीन सभ्यता की विशेषताओं की बात करते हैं और इसकी एक विशेषता ऐसी थी जो वास्तव में सराहनीय है, यह सभ्यता शांत प्रिय थी। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता या इतिहासकारों को कैसे पता कि यह शांत प्रिय थी, तो देखो इसकी खुदाई में लगभग 1500 स्थलों पर खुदाई हुई। 1500 जो स्थल थे उसमें कहीं पर ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि उस समय मशीन गन थी, बंदूकें थी, तमंचे थे, अस्त्र शस्त्र नहीं मिले। उस समय शायद ऐसी राजनीति नहीं रही हो कि आपस में देशों को लड़ाओ और फिर उन्हीं को हथियार बेचो। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय जो सभ्यता थी, सिंधुकालीन सभ्यता थी, उसमें लोग शांतिप्रिय थे, लड़ते नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह थी नगरीय सभ्यता थी। इसके साथ सिंधुकालीन सभ्यता जो थी वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ग्रिड प्रणाली मतलब कि उस समय सड़क और गलियां जो थी वो 90 के अंश पर होती थी, 90 के अंश पर। तो ये सभ्यता जो थी ग्रिड प्रणाली आधारित थी। ये सभ्यता व्यापार प्रधान थी क्योंकि उस समय बंदरगाह वगैरह जो हमें खुदाई में मिले हैं उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय व्यापार होता था। अगर इस सभ्यता की खुदाई के संबंध में बात करें तो लगभग 1500 स्थलों की हमें प्राप्ति हो चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल जो है वो है भिड़राना, हरियाणा में। सबसे पुराना इस प्रकार है, जैसे खुदाई जो हुई उनकी हमने डेट निकाली, लगभग कितने पुराने सभ्यता थी या कितना पुराना सामान है, तो ये ईसा से 7500 ईसा पूर्व, 7500 ईसा पूर्व और कब तक, 6500 ईसा पूर्व तक। तो सबसे पुराना स्थल जो है भिड़राना, हरियाणा। मोहनजोदड़ो को आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थान कौन सा है जो खुदाई में मिला, सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक का। सार्वजनिक अगर स्थान की बात करें तो विशाल स्नानागार, क्या, विशाल स्नानागार। और ऐसे ही सबसे बड़ी इमारत की अगर बात करें, इमारत और सार्वजनिक स्थान दोनों में अलग है। सार्वजनिक स्थान जो होगा विशाल स्नानागार
और अगर हम बात करें सबसे बड़ी इमारत, तो सबसे बड़ी इमारत जो है धान का कोठरा, अन्नागार, विशाल अन्नागार। इमारत कौन सी? अन्नागार। विशाल इमारत कौन सी जिसमें मतलब अन्न रखा जाता था? विशाल अन्नागार। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी की जो खुदाई हुई उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हम बता दें कि सिंधु घाटी की जितनी भी खुदाई हुई उसका सबसे बड़ा स्थल जो था मोहनजोदड़ो था, जिसमें स्नानागार मिला, अन्नागार मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, केवल अगर हम भारत में करें इस समय तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो पूरी खुदाई हुई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब मिलाकर, उसमें सबसे बड़ा स्थान कौन सा था? मोहनजोदड़ो। अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में हम अगर बात करें, क्योंकि अफगानिस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है और भारत, तो भारत में कौन सी जगह सबसे बड़ा स्थल, कौन सी जगह है सिंधुकालीन सभ्यता का? अगर हम सिंधुकालीन सभ्यता की बात करें पूरे की, तो वो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। और अगर भारत की बात हो तो वहां पर सबसे बड़ा जो स्थान है वो है राखीगढ़ी। कौन सी? राखीगढ़ी, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे बड़ा स्थान जो मिला हरियाणा में मिला, किस जगह? राखीगढ़ी में। अगर हम बात करेंगे कि हड़प्पा में जो सामान मिले वो क्या क्या मिले, क्योंकि अब ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में ये आ जाता है कि इक्का गाड़ी कहां पर मिली। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं हड़प्पा में। तांबे की इक्का गाड़ी किस जगह मिली? किसमें? हड़प्पा में। किस जगह? हड़प्पा में। क्या क्या मिला मैं ना बोला हूं, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, सबसे पहले खुदाई हुई हड़प्पा में, वहीं पर ये चीजें मिली। गरुड़ की मूर्ति और शिव की मूर्ति। देखो मूर्ति से मुझे याद आया, गरुड़ की मूर्ति और शिव की मूर्ति कहां मिली? हड़प्पा में। देखो सिंधु कालीन सभ्यता में मूर्तियां मिली है, तो यह बात स्पष्ट है कि वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन पूरी सभ्यता में आपको मंदिर कहीं खुदाई में नहीं मिला है। तो इससे स्पष्ट है कि वो पूजा पाठ तो करते थे, ईश्वर को मानते थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंदिर वगैरह नहीं बनाए। हो सकता है कि अब बाद में कहीं खुदाई हो मंदिर मिल जाए, लेकिन अभी तक मंदिर का उल्लेख मेरी नॉलेज में तो है नहीं। तो हड़प्पा में आपको बता दूं, तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, काष्ठ दर्पण, मछुआरे का चित्र और गरुड़ की मूर्ति और शिव की मूर्ति। नेक्स्ट बात करें कालीबंगा। आखिर कालीबंगा में क्या क्या मिला? देखो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कालीबंगा, तो काली चूड़ियां कहां मिले? कालीबंगा में। काली काली मैच खा गई, काली चूड़ियां कहां मिली? कालीबंगा में, जो कि राजस्थान में है। इसके साथ साथ जुता हुआ खेत कहां मिला? कालीबंगा में। अग्निकुंड, देखो अग्नि जैसे आग आग जलती है तो काला काला हो जाता है, राख हो जाती है, तो ये भी कहां मिलेगा? कालीबंगा में। ऐसे याद रखना है। लोथल में जो आपको मिले चावल के प्रमाण मिले, लोथल जो खुदाई हुई वहां पर चावल के प्रमाण मिले। इसके अलावा चावल के प्रमाण रंगपुर में भी मिले, रोपड़ में भी मिले और संगोल में भी मिले। अब बात कर सकते हैं हम धौलवीरा की। धौलवीरा 3 खंडों में विभाजित जो नगर मिला वो किस जगह मिला? धौलवीरा में। इसी के अगर हम आगे बात करेंगे, लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली कहां मिली? तो आपको बताऊं कि लकड़ी की नाली जो मिली वो भी धौलवीरा में मिली। कहां? धौलवीरा में लकड़ी की नाली मिली, जो कि इस समय गुजरात में है। गुजरात तो वैसे ही तरक्की ज्यादा कर रहा है, तो लकड़ी की नाली भी बना ली होगी मिट्टी की जगह उन्होंने। हाँ, तो लकड़ी की नाली जो मिली वो मिली आपको धौलवीरा में, जो कि गुजरात में है। बनावली, तांबे की चूड़ियां, इसे याद रखना, तांबे की चूड़ियां, तांबे की जो चूड़ियां थी वो कहां मिली? अगर तांबे की चूड़िया की बात आए तो बनावली। कहां? बनावली, जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में बनावली में तांबे की चूड़ियां मिली। कटोरे, बेसिन एंड डिश ऑन स्टैंड, बेसिन और तांबे की चूड़ियां, कटोरे कहां मिले? आपके बनावली में, जो कि हरियाणा में। अब हम बात करें घोड़े की अस्थियां कहां मिली, तो सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियां मिली। इसके अलावा कालीबंगा में घोड़े के दांत भी मिले और अस्थियां भी मिली है, लोथल में भी मिली है। तो इस प्रकार सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियां मिली, अवशेष मिले।
अब बात आएगी सूती कपड़ा कहाँ मिला। तो वो सूती कपड़े के प्रमाण जो मिले हड़प्पा में भी मिले और मोहनजोदड़ो में मिले। किस जगह? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। इसे याद रखना है, सिलेबस में, यूपी पुलिस के सिलेबस में स्पेशली दिया है कि सूती वस्त्र सिंधुकालीन सभ्यता में कहा मिले। तो हम आपको बताते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र के अवशेष मिले, जिससे अनुमान लगाया कि उस समय सूती वस्त्र का प्रयोग होता था। अब हम बात करेंगे ब्रिक, ईटा। जो सिंधुकालीन ईटा मिली उनका रेशियो क्या था। तो आपको बताऊं कि सिंधुकालीन में जो ईटा प्रयोग होती थी वो की जाती थी 4:2 और 1 के रेशियो में, 4:2 और 1 के रेशियो में। देखो सिंधुकालीन सभ्यता में अगर हम नगरों में मकान बने होने की बात करें तो 2 तरीके से बनते थे। पूरब की तरफ छोटे मकान हुआ करते थे और पश्चिम की तरफ बड़े मकान। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो बड़े मकान हुआ करते थे वो अमीर लोगों के हुआ करते थे, जो कि पश्चिम में। अब हमें याद कैसे रखना है पूर्व और पश्चिम, क्योंकि पश्चिमी देश, अमेरिका वगैरह पश्चिमी देश है, वो अमीर है। तो उस समय भी पश्चिम में जो मकान, बड़े मकान हुआ करते थे वो किसके हुआ करते थे? अमीरों के। और पूरब में जो छोटे मकान हुआ करते थे वो किसके हुआ करते थे? गरीबों के।